So, hello everyone. Now, in the NCRT series for class 11th, the next chapter we are adding is the transport and plant. So, that is, let's get started with this. So, in this, what we have to discuss is firstly, we will discuss the means of transport that a plant use. Then after that we will discuss about how a plant and water are related, what is the relation between plant and water. And after that we will discuss that how in a long distance the transportation of water takes place. After that we have the fourth topic, which is transpiration and how it is significant for a plant. Then fifth topic, which is how the uptake of minerals take place and the transport of water. And the sixth one, which is flow and transport, that is how it flows from source to sink. So without wasting any time, let's get started. So, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीच द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री? ये बहुत एक आश्चर्य की बात हो सकती है कि किस तरीके से जो पानी है वो एक इतने लंबे पेड़ में ऊपर तक पहुंच रहा है, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू द अदर। और किस तरीके से एक सेल से जो होता है, जो पानी है वो दूसरे सेल में जा रहा है, या एक सेल से किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो दूसरी सेल में जा रहा है। वेदर ऑल सब्सटेंस मूव इन अ सिमिलर वे in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substance। तो हमें ये पता करना है कि ये जो आप सब्सटेंस है, क्या ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ये किसी मेटाबॉलिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, इनको किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है इन सब्सटेंस को मूव कराने के लिए। सो प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो जो प्लांट होते हैं उनको जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। सो मच मोर देन एनिमल्स डू। मतलब एनिमल्स को थोड़ा कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट प्लांट्स को तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, 1-1 मीटर के पेड़ होते हैं, उससे भी लंबे लंबे होते हैं। तो किस तरीके से वो अपना प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। जैसे ह्यूमन्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट पंप करता है, ब्लड को पहुंचाता है वहाँ तक, बट एनिमल्स में तो ऐसा भी नहीं होता है। सो वाटर टेक अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अब जो वाटर जो रूट्स ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसको प्लांट्स के हर एक पार्ट तक हमें पहुँचाना है। अप टू द वेरी टिप ऑफ ग्रोइंग स्टेम। हमें उसकी जो ग्रोइंग स्टेम होती है वहाँ से लेके उसको वहाँ तक उसे पहुँचाना है। द फोटोसिंथेसिस और फूड synthesized by the leaves have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil। तो हमको क्या करना होता है, जो ये लीव्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसको हमें सारे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाना है, इंक्लूडिंग द रूट्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट की वहाँ तक भी पहुंचाना है। सो मूवमेंट अक्रॉस अ शॉर्ट डिस्टेंस से विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज़ ऑल्सो टू टेक प्लेस। तो हमें क्या कराना होता है, हमें मूवमेंट कराना होता है शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में सेल के। हमें मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस भी करवाना होता है, एक सेल से दूसरे सेल में, और एक टिश्यू के विद इन हमें क्या कराना होता है, मूवमेंट कराना होता है। टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन प्लांट, वन वुड हैव टू रिकलेक्ट वंस बेसिक नॉलेज। तो अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ट्रांसपोर्ट की जो बेसिक नॉलेज होती है वो हमें पता होनी चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड द एनाटमी ऑफ द प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी किस तरीके से होती है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें लीव्स प्रेजेंट है, रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, क्या है कैसा है। सो वी ऑल्सो शुड बी रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन। और हमें हमारी जो डिफ्यूजन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी हमें गौर करना है, दैट बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस। और हमें केमिकल की पोटेंशियल्स और जो आयंस होते हैं इनमें भी हमको क्या करना होता है, हमें इनकी भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है पानी का। So when we talk of the movement of substance, we need first to define what kind of movement we are talking about।
तो जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की, तो हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम किस चीज़ के और किस तरीके के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो व्हाट सब्सटेंस वी आर लुकिंग एट, और हम किन सब्सटेंस पे मतलब गौर कर रहे हैं। सो इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो जब हम एक फ्लावरिंग प्लांट में बात कर रहे हैं, या बेसिकली हम नॉर्मल प्लांट्स में भी बात कर रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। अब ह्यूमंस की तरह तो है नहीं कि उनमें ह्यूमंस में क्या करते हैं, हम हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हम गैस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और हम जो यूरिया होता है उसका हमें बॉडी से हमें आउट करना होता है, तो उसका किडनी में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बट प्लांट्स में भी यही सेम चीज़ है कि उन्हें भी डिफ्यूजन यानी O2 का उन्हें ट्रांसपोर्ट कराना ही कराना है। बट इसके अलावा उनके लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि उन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट्स को रूट से ऊपर लीव्स तक पहुँचाना है, जो वाटर है उसे पहुँचाना है, और जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचाने हैं, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो पहुँचाने हैं। सो ओवर सम डिस्टेंस सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो अब कुछ अगर छोटी-छोटी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस में यानी बाजू की सेल है या थोड़े दूर की सेल्स हैं, तो उनमें तो वो, या सेल के अंदर ही अगर कराना है तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करा लेता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वही क्या करेगा, वही मूव कर जाएगा, सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये क्या करा सकता है, ये इसका मूवमेंट करा सकता है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू द वेस्क्यूलर सिस्टम, द जाइलम एंड द फ्लोएम। और अगर हमें बहुत लंबे डिस्टेंस में करवाना है ट्रांसपोर्टेशन, तो हम वेस्क्यूलर सिस्टम का यूज़ करते हैं, और ये वेस्क्यूलर सिस्टम में हम जाइलम और फ्लोएम का यूज़ करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमें क्या करना होता है ना, हमें ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन देखनी होती है कि हमें रूट से स्टेम में कराना है, या फिर हमें स्टेम से रूट्स में कराना है। तो इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। तो जब हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिनमें रूट्स प्रेजेंट हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से स्टेम की तरफ, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। और इसकी जगह पे अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी डायरेक्शन में मतलब वो मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऊपर को लीफ से नीचे रूट में भी, और रूट से ऊपर लीव्स में भी ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। So organic compounds synthesized in photosynthetic leaves are exported to all other parts of the plant including storage organs। तो ये जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये एक्सपोर्ट करती हैं इनको, ये जो सिंथेसाइज्ड फूड है इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन्स में। फॉर द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटरल री एक्सपोर्टेड। तो अब ये जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं इनसे ये अगर ज़रूरत पड़े तो वापस से फिर रीस्टोर हो सकते हैं, री एक्सपोर्ट हो सकते हैं, जैसे लीव ने सिंथेसाइज किया और रूट्स को भेजा। अब अगर लीव्स को ज़रूरत है तो ये रूट से वापस लीव्स की तरफ भी आ सकता है। So the mineral nutrients are taken up by the roots are transported upward into the stems, leaves and the growing region। तो अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं इनको क्या किया, रूट ने एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद क्या किया, ऊपर स्टेम की तरफ को ट्रांसपोर्ट किया। लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन, तो ये कहाँ मूव कराता है, ये लीव्स में, और उनके जो ग्रोइंग रीजन्स हैं वहाँ पे मूव कराता है इन मिनरल्स को। व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेनेसेंस, अगर कोई भी प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि जिसमें बुढ़ापा आ रहा है, सेनेसेंस इज बेसिकली बुढ़ापा, सो न्यूट्रिएंट में भी विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स। तो अब क्या होगा, उस पार्ट से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो विथड्रॉ होने लग जाएंगे, यानी कि वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स खींच के इस ऐसे पार्ट्स में जाएंगे जो कि नए नए ग्रो हो रहे हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं। हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर अदर केमिकल सिग्नल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड। तो हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, या फिर जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं
ठीक है, दो इज़ इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और मतलब ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं ट्रांसपोर्ट, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड वे में या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। तो ये कहाँ से सिंथेसाइज़ हो रहे हैं, जैसे ये रूट से सिंथेसाइज़, मतलब ये अगर लीफ में सिंथेसाइज़ हो रहे हैं तो सिर्फ एक यूनि डायरेक्शन में, ये नीचे मतलब ये लीव्स की तरफ को क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। हेंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स but probably very orderly movement in different direction, each organ receiving some substance are giving out some other। तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये बहुत मतलब इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक रहता है कंपाउंड्स का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ये क्या हो रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं। और ये जो रिसीविंग है, कुछ रिसीव कर रहा है कोई ऑर्गन और कुछ सब्सटेंस को कोई और ऑर्गन रिसीव कर रहा है। तो अब हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक तो है डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और दो तीसरा जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। सो मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन इज़ पैसिव। तो जो डिफ्यूजन है वो पैसिव है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है। तो ये हम लिख सकते हैं नो एनर्जी यूसेज, नो एनर्जी यूसेज। सो ठीक है, एंड मे बी फॉर्म फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। और हम इस डिफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, हम एक सेल के पार्ट से दूसरे सेल के पार्ट में मूव कर सकते हैं, और इनको शॉर्टर डिस्टेंस में भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि से फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव्स टू द आउटसाइड। हम इनको जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है वहाँ से बाहर की तरफ भी भेज सकते हैं। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, इसमें किसी भी तरीके का जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, एनर्जी का खर्चा है, वो नहीं हो रहा है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत रैंडम फैशन, मतलब वो रैंडमली मूव करते हैं। द नेट रिजल्ट अ बिगिन सब्सटेंस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। और डिफ्यूजन में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी हायर कंसनट्रेशन से अपनी लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। तो डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और ये किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन इज ऑब्वियसली इन गैसेस एंड liquids, but diffusion in solids is more likely rather than of solids। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ये किसी भी लिविंग सब्सटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी कि अगर हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम में भी हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा सब्सटेंसेस का। इट कैन बी ऑफ लिक्विड और ऑफ गैस। तो ये जो डिफ्यूजन है ये होगा ही होगा, तो ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड इज़ मोर लाइकली रादर देन ऑफ सॉलिड्स। देन डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज़ द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। तो ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इम्पॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि प्लांट्स में और कोई तरीका नहीं होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराने का या गैसेस को मूव कराने का। सो डिफ्यूजन इज़ द ओनली मीन बाय विच प्लांट used to move the gases। So diffusion rate are affected by gradients of concentration, the permeability of the membrane separating them, temperature and pressure। तो अभी जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। सबसे पहले तो ये ग्रेडियंट से, मतलब कि जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये हायर कंसनट्रेशन से क्या होगा, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा।
सेकंड चीज़, डिफ्यूज़न डिपेंड करता है टेम्परेचर में। जैसे-जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे-वैसे डिफ्यूज़न कम होता है। और तीसरा ये डिपेंड करता है प्रेशर में, और जैसे-जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे-वैसे डिफ्यूज़न भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है? एज़ पॉइंटेड आउट अर्लियर, a gradient must already be present to for diffusion to occur। तो हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि डिफ्यूज़न को होने के लिए एक ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी कि हमें हायर से लोअर में कराना है। क्योंकि डिफ्यूज़न हायर से लोअर में होता है तो एक डिफरेंस होना चाहिए दोनों दोनों के ग्रेडियंट्स में। वो प्रेशर में भी डिफरेंस हो सकता है, या वो कंसंट्रेशन में भी डिफरेंस हो सकता है, या टेम्परेचर में भी डिफ्यूज़न डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो डिफ्यूज़न है वो होगा। सो द डिफ्यूज़न रेट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ सब्सटेंस। तो अब हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न है वो उस सब्सटेंस के साइज़ पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज़ेस फास्टर। जो सब्सटेंस छोटा होगा साइज़ में, वो क्या होगा, वो जल्दी क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा। द डिफ्यूज़न ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स। अभी जो डिफ्यूज़न होता है किसी भी सब्सटेंस का एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उस लिपिड, मतलब वो लिपिड में कितना सॉल्यूबल है। द मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो अगर कोई भी, ये है मेरी, ये प्लांट की सेल है, तो ये लिपिड लेयर होती है, ठीक है। अब ये कोई बाहर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इस लिपिड की क्या है, सॉल्युबिलिटी पे ही तो डिपेंड करेगा। अगर वो इस लिपिड से सॉल्यूबल होगा तो जल्दी अंदर चला जाएगा, और अगर इनसॉल्यूबल होगा तो ये लिपिड की लेयर क्या करेगी, उसको रिपेल करेगी और अंदर नहीं आने देगी। नाउ सब्सटेंस सॉल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूजेस थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। तो जैसे इसमें लिखा है, इसमें यही लिखा है कि जो जो लिपिड्स जो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो जल्दी ही क्या हो रहे हैं, उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जा रहे हैं। सब्सटेंस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मेयोटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। और वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि जो कि लिपिड में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, मतलब जो पानी में ज़्यादा मतलब जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, बेसिकली हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ये क्या होते हैं, इनका जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, और इनका जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड साइट एट विच सच मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो इस तरीके के डिफ्यूजन को कराते हैं। They do not set up concentration gradient. A concentration gradient must already be present for molecules to diffuse, even if facilitated by the protein. That is, this process is called facilitated diffusion। और यही बात फिर से रिपीट हुई है कि भले ही तुम एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे हो, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने के लिए भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। यानी कि अगर तुम बाहर से अंदर करा रहे हो डिफ्यूजन, तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए उन मॉलिक्यूल्स की जिनको तुम्हें ट्रांसपोर्ट कराना है। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है सब्सटेंस को, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर बिना एटीपी को खर्च किए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, ये क्या चीज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ नहीं कर सकता कि ये लो से हाई में क्या है, मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फ्री में। मतलब अगर इसको लो से हाई करना है तो उसमें इसको एनर्जी क्या करनी होगी, चाहिए होगी, और एनर्जी लगा के फिर ये कर सकता है। नाउ ट्रांसपोर्ट रेट reach a maximum when all protein transporters are being used, that is saturation। और तो ये जो मैक्सिमम मतलब ट्रांसपोर्टेशन का रेट सबसे ज़्यादा तब होगा जब जितने भी प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, वो सारे के सारे इस काम को कर रहे हैं। सो फैसिलिटेटेड
डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक, यानी कि हर किसी सब्सटेंस को पकड़ के अंदर नहीं भेज देता, ये कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या करता है, भेजता है। इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। और अगर उस प्रोटीन की साइड चेन, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन को ये जो प्रोटीन के रिसेप्टर्स हैं ये पहचानते हैं, तो ये इस प्रोटीन को अंदर जाने देते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा साइड चेन आ गई और उसने इस प्रोटीन को ये बना दिया, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, इसमें साइड चेन ऐड कर दी, तो अब ये जो प्रोटीन है जो इसको ट्रांसपोर्ट कराने वाला था वो इस मॉलिक्यूल को नहीं पहचानेगा और इसको ना पहचानने की वजह से इसको अंदर नहीं जाने देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। द नेक्स्ट वी हैव कि द प्रोटीन फ्रॉम चैनल इन मेम्ब्रेन फ्रॉम मॉलिक्यूल टू पास थ्रू। तो अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये इन चैनल से क्या होते हैं, पास होते हैं। सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। अब जो कुछ चैनल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स में जो हमेशा खुले हुए रहते हैं, अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। और जो दूसरे चैनल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। सम आर लार्ज अलाउिंग अ वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल टू क्रॉस। कुछ ऐसे होते हैं इसमें जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को पास होना। The porins are protein that form large pores in outer membrane of plastids, mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to the size of small proteins to pass through. अब ये जो porins होते हैं, porins क्या होते हैं, porins small proteins होते हैं जो कि outer side में, मतलब outer membrane में present होते हैं। ये किसी की भी outer membrane में present हो सकते हैं, मतलब कि ये प्लास्टिड्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये जो बाहर स्मॉल साइज़ के प्रोटीन्स हैं उनको क्या करते हैं, पास कराते हैं अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर। तो जैसे हमें 11.1 फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है हमको, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन है और ये है हमारे वो प्रोटीन्स जो इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं। तो ये जो अंदर भेजने का काम कर रहे हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सच एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर molecular bound to the transporter protein. The transport protein then rotates and releases the molecule inside the cell. तो अब ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं, बाहर से ले जाके अंदर उनको भेजते हैं। सो ये क्या होता है, वाटर चैनल्स होते हैं मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस। तो 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, ये जो वाटर चैनल्स हैं ये 8 डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, कितने के बने हैं, 8। इसको अलग उससे हाईलाइट कर लेते हैं। 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरेंस के ये बने हुए होते हैं। तो अब हमारे पास 3 तरीके के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सबसे पहला है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में क्या होता है, एक बार में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या होगा, अंदर आएगा, मॉलिक्यूल अंदर आएगा। एंटीपोर्ट में क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, बाहर जाएगा। उसके बाद सिम्पोर्ट में क्या होता है, सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे अंदर आ सकते हैं। तो ये है, अब हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। Some carrier or transport protein allow a diffusion only if two type of molecule move together. तो सिम्पोर्ट में क्या होता है कि अगर दो एक तरीके के मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं तो वो उनको अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। Both molecules cross the membrane in the same direction is an antipode. और एंटीपोड में क्या होता है, एंटीपोड में क्या होता है, तो अलग अलग, मतलब अलग जो सेम तरीके के मॉलिक्यूल मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। उसके बाद व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स देन द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट में क्या है, आराम से एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है सेल में। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास फैसिलिटेटेड कंप्लीट हो गया। फैसिलिटेटेड में हमको एक उसकी ज़रूरत होती है और जो एक सेल होती है उसमें 8 एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर रहे हैं,
मतलब डिफरेंट एक्वापोरेंस प्रेजेंट हैं, 8 प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, इसको मूव कराने का काम कर रहे हैं। तो नाउ वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है मूवमेंट कराने में। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो अब हम ना एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने में। हैंस डिफरेंट protein in the membrane play a major role in both active as well as passive protein। तो अब जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये एक्टिव यानी कि जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इस प्रोसेस में, और पैसिव यानी कि जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, उन दोनों तरीके के ट्रांसपोर्टेशन में मेम्ब्रेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Pumps are proteins that use energy to carry substance across the cell membrane। तो pumps होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन मतलब जो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ करा के क्या करते हैं, सब्सटेंस को मूव कराते हैं। These pumps can transport substance from low concentration to high concentration, that is uphill transport। तो ये जो पंप्स होते हैं ये क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस को मूव कराते हैं। ट्रांसपोर्ट रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का रेट है वो मैक्सिमम तब होता है जब कुछ प्रोटीन्स और जो प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब वो सबके सब खुले हुए होते हैं और सबके सब क्या करा रहे होते हैं, मूवमेंट करा रहे होते हैं। Like enzymes, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane। तो जैसे कोई एंजाइम है, वो एक एंजाइम पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है, तो वैसे ही ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये सिर्फ एक तरीके के प्रोटीन को ही, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को ही अपनी मेम्ब्रेन के क्रॉस कराते हैं। So these proteins are sensitive to inhibitors that react with protein side chain। जैसे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिस्कस किया, अगर वो उसकी मतलब उसको चेंज कर दे रहा है तो वो क्या है, वो फिर अपना ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाएगा, तो ये इनहिबिटर से अफेक्ट हो रहे हैं। नाउ वी हैव कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। तो अब हम किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन का टेबल दिया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस को मतलब वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड हेंस शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग हाईली सेलेक्टिव। तो ये जो प्रोटीन के मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, ये एक मतलब ये बहुत ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव होता है, यानी कि कुछ सेलेक्टेड ही सब्सटेंस को ये क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। दे आर लायबल टू सैचुरेट रिस्पॉन्स टू इनहिबिटर एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। तो ये इनहिबिटर के इफ़ेक्ट से क्या होते हैं, मतलब अपना अफेक्ट हो जाते हैं और ये हार्मोन्स के भी कंट्रोल में होते हैं। बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक प्लेस ओनली अलोंग अ ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज़ एनर्जी। तो हमने बात कर ली, लेकिन जो एक्टिव चाहे वो डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो या ये सिंपल डिफ्यूजन हो, इन दोनों में क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी ग्रेडियंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम डिफरेंस ये देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए होता है ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोटीन मेम्ब्रेन का, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में चाहिए होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए होता है। Then we have the next, which is highly selective। highly selective सिंपल डिफ्यूजन जो है वो हाईली सिलेक्टिव नहीं होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हाईली सेलेक्टिव होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट, विच इज़ ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। तो सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड में होता है और एक्टिव में भी होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि लो
लो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं हम। तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, फैसिलिटेटेड में भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। तो सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए होती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट वाटर relations. Start with plant water relations. So water is essential for all physiological activity of plant and plays a very important role in all living organism. तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वाटर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये साथ ही साथ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। तो यही एक ऐसा मतलब चीज़ है, एक फ्लूइड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो एक सब्सटेंस को डिजॉल्व होने के लिए एक मीडियम देता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कुछ भी नहीं होता है, बस वो सिर्फ एक वाटर होता है, और वाटर में क्या है? डिजॉल्व मटेरियल है, ठीक है, डिजॉल्व बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड है। और वाटरमेलन हैज़ ओवर 92% वाटर। जो एक वाटरमेलन होता है उसमें वाटर की परसेंटेज 92 होती है। जितने भी हर्बेशियस प्लांट होते हैं यानी ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें 10 से 15% जो फ्रेश वेट होता है वो क्या होता है? वो वाटर का होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन अ प्लांट वेरीज। वुडी पार्ट हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर। और अब ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लांट में वेरी करता है। जैसे जो बाहर की उसकी कॉर्क होती है वो बहुत ज़्यादा वुडी होती है, वो ड्राई होती है, तो उसमें वाटर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। वाइल सॉफ्ट पार्ट मोस्टली कंटेन वाटर। तो जैसे लीफ होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वो क्या करेगी? वाटर कंटेन करेगी। सो अ सीड में अपेयर ड्राई बट इट स्टिल हैज़ वाटर। तो एक जो सीड होती है वो हमें ड्राई अपेयर हो सकती है, हमें ड्राई अपेयर होती है, बट वो क्या है? उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अगर उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता तो वो अलाइव भी नहीं होती और रेस्पायरिंग भी नहीं होती। तो एक जो सीड जो हमें ड्राई अपेयर होती है वो क्या है? वो अलाइव भी है और वो रेस्पायरिंग भी है और उसमें वाटर भी प्रेजेंट है। देन वी हैव टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो सॉइल में प्रेजेंट प्लांट्स हैं, वो हर रोज़ उनको बहुत सारा पानी की रिक्वायरमेंट होती है एंड लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। और ये क्या करते हैं? इस पानी को इवेपोरेट करके उनकी लीफ से, मतलब वो लीफ से क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट उसकी लीफ से ऊपर ट्रांसपायर हो रहा है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। A mature corn plant absorbs almost 3 लीटर ऑफ वाटर। तो हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें कॉर्न प्लांट का दिया है। कॉर्न प्लांट, तो कॉर्न प्लांट एक कितने टाइम में? एक दिन में 3 लीटर पानी क्या करता है? मतलब वो ट्रांसपिरेट कर देता है। वाइल अ मस्टर्ड प्लांट, सेकंड क्या है? मस्टर्ड। तो मस्टर्ड प्लांट क्या करता है? अपने वेट से अपने वेट के इक्वल 5 घंटे में ही क्या कर देता है? वो इतना इवेपोरेट कर देता है। उसके बाद जो सो बस 2 ही दिए हैं इसमें मस्टर्ड प्लांट का और कॉर्न का। सो because of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for plant growth and productivity in both agriculture and natural environment. तो अब क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या है? हमें बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए क्या है? पानी की ज़रूरत है। तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर पानी प्रेजेंट ना हो तो मतलब that can act as a limiting factor for plant. So now we have the first topic, which is water potential. To comprehend plant water relation and understanding of certain standard terms is necessary.
तो अब हमें प्लांट और वाटर की रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझने हैं। तो वो टर्म्स क्या हैं? पहला है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? ये एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम वाटर के मूवमेंट के बारे में समझते हैं। एक सॉल्यूट पोटेंशियल होता है और एक प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये मेन कंपोनेंट होते हैं वाटर पोटेंशियल के। वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज़ बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। तो अगर लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है तो ये जो होगा वाटर, इसका क्या है? रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन होगा इसका, और वो रैपिड भी होगा और कांस्टेंट भी होगा। सो द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। ज़्यादा काइने मतलब जितना ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन है, जितना ज़्यादा वाटर का क्या है? कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है या फिर वाटर पोटेंशियल है। सो हेंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर will have the greatest water potential। तो जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। It if two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in a net movement of water। तो अगर दो सिस्टम है जिनमें क्या है? वाटर प्रेजेंट है और वो कांटेक्ट में है, तो उनका जो रैंडम मूवमेंट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, वो उस वाटर के टोटल नेट जो मूवमेंट होता है उसके मतलब वो रिजल्ट करता है फ्रॉम द सिस्टम विथ हाई एनर्जी टू द वन विथ लो एनर्जी। तो वाटर का मूवमेंट बेसिकली होता है ऐसे है कि जो हाई एनर्जी होता है सिस्टम, जो जहाँ पे हाई पोटेंशियल होता है वहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये कंसेप्ट चलता है। दिस वाटर विल मूव फ्रॉम सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन विथ लोअर वाटर पोटेंशियल एज आई सेड। सो दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो अब यहाँ पे क्योंकि वो क्या है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जा रहा है या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी नहीं लगती है। ये एनर्जी फ्री प्रोसेस है क्योंकि ग्रेडियंट्स पे डिपेंड कर रही है, और इन इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। देन वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल साई। तो इसको हम साई से डिनोट करते हैं एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेशर यूनिट पास्कल्स। और इसकी जो प्रेशर यूनिट होती है वो पास्कल होती है। सो by convention the water potential of pure water at standard temperature with which is not under any pressure is taken to be zero। तो जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो ज़ीरो होता है। नाउ इफ़ सम सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड इन प्योर वाटर, अगर हम कुछ सॉल्यूट्स को प्योर वाटर में डिज़ोल्व करें, सो द सोल्यूशन हैज़ few water molecules and the concentration that is free energy of water decreases, reducing its water potential। तो अब जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, अगर फ्री मतलब कंसंट्रेशन वाटर की डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्या, उनका क्या है? पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा। हैंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। तो जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल कम होता है प्योर वाटर से, और प्योर वाटर का ज़ीरो होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। तो अब ये जो वाटर पोटेंशियल है ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर इसमें क्या है, कोई सोल्यूट अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये सोल्यूट के ऐड होने की वजह से जो वाटर के पोटेंशियल की लोअरिंग की जो प्रोसेस है, इसको हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। सो द मोर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर, और मतलब द मोर नेगेटिव इज, that is mu s। So for a solution at atmospheric pressure, that is water potential is equal to solute potential। So if the pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases। तो अगर कोई भी मतलब एक प्रेशर है, अगर वो ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब जो हमने अप्लाई किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे ज़्यादा है, तो जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? वो इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ इक्वलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो वाटर की जो पंपिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो इक्वल होती है।
कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन आवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ड अप? तो एक कोई ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, इफ़ यू कैन थिंक ऑफ. So next we have is pressure can build up in plant system. Water enters a plant cell due to diffusion, causing a pressure build up against a cell wall, makes the cell turgid. तो अब में डिफ्यूजन से अगर वाटर अंदर आ रहा है सेल के, तो वो सेल को क्या कर रहा है, टर्जिड बना रहा है, यानी कि हार्ड बना रहा है उसे. दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल. क्योंकि ये जो प्लांट की सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. तो अभी इस यहाँ पे कितना भी प्रेशर बिल्डअप हो जाए, ये क्या है, ये बाहर मतलब ये बर्स्ट नहीं होगा. तो ये क्या है, अंदर ही प्रेशर पोटेंशियल बनाता है. सो प्रेशर पोटेंशियल इज़ यूजुअली पॉजिटिव. तो प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. और जो ये है, ये क्या है, प्लांट्स में ये नेगेटिव होता है. और जो टेंशन है वाटर कॉलम का जाइलम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो वाटर है उसको स्टेम में चढ़ाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो ये जो प्रेशर पोटेंशियल है, जिसको हम साइन पी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल होता है एक सेल का, सॉल्यूट और प्रेशर दोनों के लिए उसका रिलेशन ये होता है कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस जो प्रेशर है वो. देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑस्मोसिस. द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाई अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल. तो प्लांट की सेल तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीज़ों से सराउंडेड होती है. द सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन सोल्यूशन, हैंस इट इज़ नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट. तो अब ये जो सेल है, ये क्या है, ये फ्रीली मतलब परमिएबल होती है वाटर के लिए और उन सब्सटेंस के लिए जो कि सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट है. तो ये एक मतलब एक बैरियर नहीं होता मूवमेंट में पानी के. सो इन प्लांट्स द सेल्स यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तो प्लांट्स में क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. इस वैक्यूल में क्या है, वैक्यूलर सैप प्रेजेंट है. और ये क्या किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, ये सॉल्यूट पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करता है. So in plant cell, the cell membrane and membrane of the vacuole, the tonoplast together are important determinants of movement of molecule in or out of the cell. तो अब जो प्लांट्स हैं उनमें क्या है, ये प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है. तो अभी जो टोनोप्लास्ट होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए. तो होता क्या है, जो मॉलिक्यूल है वो अंदर से बाहर सेल में क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. देन वी हैव ऑस्मोसिस is the term used to refer especially to the diffusion of water across a differential or सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर का डिफ्यूजन होता है एक परमिएबल मेम्ब्रेन से, और इसमें प्रेशर ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So osmosis occurs spontaneously in response to a driving force. The net direction and rate of osmosis depends on both pressure gradient and concentration gradient. तो अब osmosis किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस सेल से किधर को हो रहा है, और मतलब उसकी वो क्या है, नेट डायरेक्शन क्या है, और उसका रेट क्या है कि वो कितनी देर में हो रहा है. तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में. So water will move from region of higher chemical potential to its region of lower chemical potential until equilibrium is reached. तो water का movement इस तरीके से होता है. At equilibrium the two chamber should have nearly equal the same water potential. तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होता है, इन दोनों का वाटर पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होता है. सो यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर इन अर्लियर क्लासेस. हमने एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाया था. अभी एक डायग्राम, मतलब एक इसमें तो डायग्राम नहीं दिया है, बट एक पोटैटो ऑस्मोमीटर हुआ करता था. इस तरीके से एक पोटैटो को हम काटते थे और यहाँ पे एक वो करते थे, इधर कुछ ऐसे होता था. तो इधर शायद कंसंट्रेशन बढ़ा देते थे, तो यहाँ से इधर पानी नहीं, सॉरी, बाहर से अंदर को पानी ट्रैवल करता था. ये हाई किस चीज़ का होता था, ये हाई पोटेंशियल. हमें एक दिखाया हुआ है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में,
और क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे और ये लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ को, सॉरी हाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो, यानी कि वाटर का इधर ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है तो वो यहाँ को मूव करेगा. नाउ वी हैव दिस दैट लेट अस डिस्कस अनदर एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, हमें दिखाया है, जिसमें हमने सुक्रोज वाटर लिया है और हमने इसको प्योर वाटर से सेपरेट किया है परमिएबल मेम्ब्रेन से. तो ये हमारे पास सुक्रोज का सोल्यूशन है. तो हमने अब इसमें क्या किया, हमने इसमें अच्छा इसमें काइंड ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें एल्बुमिन सेल और आर जो एग है, एग की सेल जो है वो डिज़ोल्व हो रही है, लीविंग द मेम्ब्रेन इंटैक्ट. तो ये वाटर क्या है, ये फनल में मूव करेगा और फनल को मतलब ये बाहर से वाटर का कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा है तो ये क्या है, मूव करेगा अंदर की तरफ. तो ये है. देन एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल. अब हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई कर दिया फनल में. सो प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो वाटर है उस मतलब वो डिफ्यूज़ नहीं हो पा रहा है फिर फनल में इस मेम्ब्रेन के थ्रू. तो ये जो प्रेशर है जो रिक्वायर है इस मतलब ये जो वाटर को मतलब प्रिवेंट कराने के लिए इस डिफ्यूजिंग के उससे, तो ये क्या है, प्रेशर जो ग्रेडियंट है इसका वो फंक्शन किसकी तरीके से कर रहा है, वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन में मतलब मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में ये फंक्शन कर रहा है. सो ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजन इन. तो अब ये जो अच्छा हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करके क्या किया है, हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया और हम किस चीज़ का, हम क्या चीज़ रोक रहे हैं, हम इस पानी को इस फनल के अंदर जाने से रोक रहे हैं प्रेशर अप्लाई करके. सो न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होता है. इसके साइंस लेकिन अलग अलग होते हैं. तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है जो हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है. Now we have plasmolysis एंड देन वी हैव द टॉपिक ऑफ इम्बाइबेशन. तो ये कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ फिनोमिनास हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल्स और टिश्यू विद रिगार्ड टू वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग सोल्यूशन. तो अब ये जो बाहर से वाटर का मूवमेंट है अंदर टिश्यू के, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो उसका सराउंडिंग सोल्यूशन है वो कैसा है. इफ़ द एक्सटर्नल सोल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर टू द साइटोप्लाज्म इट इज़ आइसोटोनिक. अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है साइटोप्लाज्म का वो इक्वल है बाहर के प्रेशर से तो वो आइसोटोनिक होता है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर मतलब अगर जो साइटोप्लाज्म है वो डाइल्यूट है और अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक हो गया. और हाइपरटोनिक में क्या हो गया कि जो बाहर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है. तो इनमें कुछ फिनोमिना होते हैं, जैसे कि हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी. सो प्लाज्मोलाइसिस अकर when water moves out of the cell and cell membrane of the plant cell shrinks away from its cell wall. तो प्लाज्मोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, पानी जो है वो सेल के बाहर आ गया है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो गई है सेल वॉल के अंदर ही. सो दिस अकर when the tissue or cell is placed in solution of hypertonic. तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा वाले सोल्यूशन में ये प्रोसेस होती है. तो इसमें क्या होता है, पानी बाहर मूव हो जाता है और जो साइटोप्लाज्म है वो भी बाहर चले जाता है और जो वैक्यूल है वो बहुत श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है. तो जो वाटर है वो जब ये सेल से ड्रैग्ड आउट होता है तो ये सेल को क्या कर देता है, फ्लैसिड बना देता है, जिससे जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है जो है वो सेल वॉल से. तो ये जो सेल वॉल को सेल होती है इसको हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं. तो ये जो मूवमेंट है पानी का वो मेम्ब्रेन में मूव कर रहा है हायर वाटर पोटेंशियल से, जो उसका जो एरिया है लोअर वाटर पोटेंशियल का वहाँ पे. सो द व्हेन द सेल्स और टिश्यू इज़ प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो जब हम इन टिश्यूज़ को हम आइसोटोनिक यानी कि दोनों साइड सेम तरीके का क्या है वो प्रेजेंट है,
क्या प्रेजेंट है, मतलब बाहर भी और अंदर भी सेम कंसनट्रेशन प्रेजेंट है, तो वो आइसोटोनिक होता है। देयर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टूवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड। तो आइसोटोनिक में दोनों साइड बराबर रहते हैं, ना अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये ऑस्मोटिक बैलेंस की कंडीशन होती है। तो साइटोप्लाज्म आइसोटोनिक है। तो जब ये वाटर फ्लो हो रहा है सेल में, तो हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मतलब ये जो है एक इक्विलिब्रियम टाइप का हो जाता है, और इसमें जो सेल है वो फ्लैसिड है। फ्लैसिड है यानी कि रिजिड है, ये मतलब फ्लैसिड है, ठीक है। ये कोने प्रॉपर हैं और ये है, और ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या है, सेल श्रिंक हो गई है, पानी बाहर चला गया। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हुआ, पानी के अंदर क्या है, पानी अंदर जा रहा है सेल के, और सेल क्या हो रही है, टर्जिडिटी उसकी बढ़ रही है, यानी कि वो प्रेशर लगा रही है अपनी वॉल पे। तो इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, हमने पहले भी देख लिया है। तो जो ये प्रेशर है ये जो एक्सर्ट कर रहा है प्रोटोप्लास्ट इस पानी की एंट्री की वजह से, और वो क्या कर रहा है, उस सेल वॉल को रिजिड कर रहा है। तो वो सेल वॉल को रिजिड करना क्या होता है, वो प्रेशर पोटेंशियल होता है। नाउ बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल द सेल डज नॉट रप्चर। तो अब सेल वॉल की वजह से सेल रप्चर तो नहीं होती, लेकिन जो टर्जिडिटी है उसकी वो बहुत बढ़ जाती है। और जो टर्गो प्रेशर है ये अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उस सेल की इनलार्जमेंट के लिए और उसकी मतलब एक्सटेंसिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो इसके कोने इस तरीके से हो गए हैं, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसके इन दोनों के कोनों में अंतर देखो। तो ये क्या है, ये टर्जिड सेल है, उसके ये कोने ऐसे हैं, और ये क्या है, ये मतलब ये फ्लैसिड सेल है। नाउ वी हैव द next topic, fourth topic, which is imbibition. So imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solid colloids causing them to increase in volume. तो imbibition एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है पानी का, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। और जो सॉलिड्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड। तो इम्बाइबेशन बेसिकली ये होता है कि ये जो ड्राई वुड है या फिर सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं, मतलब पानी को अंदर ले रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उस वुड की स्वेलिंग हो जाती है। और प्री हिस्टोरिक मैन इसको यूज़ करते थे रॉक्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ were not for the pressure due to imbibition, seedling could not have been able to emerge out of the soil into the ओपन। तो अगर इम्बाइबेशन का प्रोसेस नहीं होता तो सीड्स क्या है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाती। तो ये इम्बाइबेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। इम्बाइबेशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो इम्बाइबेशन है ये एक डिफ्यूजन है वाटर का। तो ये अलोंग मतलब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो अंदर से बाहर आएगा। द सीड एंड अदर सच मटीरियल हैव ऑलमोस्ट नो वाटर, हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर ईजीली। तो जो सीड्स होती हैं उनमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो क्या करती हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फूल जाती हैं, और ये प्रोसेस क्या है, इम्बाइबेशन की प्रोसेस है। सो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द liquid imbibed is essentially for imbibation। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और असेंशियल प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन की। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री रिक्विसाइट। तो हम मतलब ये जो एफिनिटी होती है एब्जॉर्बेंट की, वो क्या होती है, लिक्विड को इम्बाइब कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Then we have the next, which is long distance transport of water. Then we have how to plant absorb. तो main topics we are discussing, अभी तक हमने थोड़े बहुत phenomena पढ़े and basics we have discussed.